Hello students, in last video we were discussing about chemical properties of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। ऐसी रिएक्शंस जो केवल एल्किल ग्रुप के द्वारा शो की जाती हैं। इस कैटेगरी में एक ही रिएक्शन देखी थी हमने, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। सेकंड कैटेगरी में वो रिएक्शंस आएंगी जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का होल COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। थर्ड टाइप में वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और फोर्थ टाइप में वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप के OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो हमने हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन देख ली थी। हम बात कर रहे थे इस होल COOH ग्रुप के द्वारा जो रिएक्शन शो की जाती हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। तो सबसे पहली रिएक्शन हमने देख ली थी रिडक्शन में हमने देखा कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस वी गेट एल्केन, यानी कि COOH ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। और सेकंड रिडक्शन रिएक्शन थी रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। इससे पार्शियल रिडक्शन होता है और COOH ग्रुप किस में चेंज होता है, CH2OH में, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार हम देख भी चुके हैं, कई बार ये हमारे सामने आ चुकी है। डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 का जो रेशियो होता है मिक्सचर का, वो जब लेते हैं तो वो सोडा लाइम कहलाता है। यानी कि 3 पार्ट NaOH के और 1 पार्ट CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का होता है जिस मिक्सचर में, वो सोडा लाइम कहलाता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन्स का। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हीटेड विद सोडा लाइम हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड। और इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, इन दिस रिएक्शन CO2 गैस इज रिलीज्ड सो इट इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए कॉमन रिएक्शन जो हम देखते आ रहे हैं वो इस तरह से है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडा लाइम के साथ हीट किया इसको, तो इसमें से CO2 गैस रिलीज हो गई और ये हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो RH, यानी कि एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, एल्केन। कौन सी एल्केन बनेगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को देखकर हम पता लगा सकते हैं। देखिए ऐसे एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे दी एग्जाम में, आइसोब्यूट्रिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाई सोडा लाइम से, तो कौन सा एल्केन हमें ऑब्टेन होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से CO2 निकालिए और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दिए। COOH जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसी कार्बन से इस COOH का ये जो हाइड्रोजन है वो जोड़ दीजिए। देखिए CH3 CH के साथ वो हाइड्रोजन जोड़ा तो ये हो गया CH2, इसके साथ एक CH3 और जुड़ा हुआ था, तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोडक्ट का आइडिया हम ऐसे लगा सकते हैं, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 गैस रिलीज हो गई। लेकिन ये इसकी मेन रिएक्शन है। एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तो सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वो सोडियम साल्ट फिर सोडा लाइम के NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑब्टेन होता है। यानी कि वो CO2 सोडा लाइम के साथ ही रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेती है। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करना है ये हमने आइडिया लगा ही लिया था। तो सोडियम कार्बोनेट को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से देखिए ये है Na2CO3 और ये हाइड्रोजन हमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया है तो ये हो गया CH4। ठीक है, एग्जाम में भी ये पूछ ली जाती है रिएक्शन, क्योंकि ये जो कॉमन रिएक्शंस होती हैं बार बार जो पूछी जाती हैं, एग्जामिनर भी सोचता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐड करे एग्जाम में। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रिएक्शन भी हमने 11th क्लास में देखी थी, क्योंकि एल्केन का फॉर्मेशन
हमने पढ़ा था 13 के चैप्टर में 11th में, तो एल्केन के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन भी आई थी, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज आल्सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस, वी गेट एल्केन ऑन एनोड। कंप्लीट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे हमने सोडियम साल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो देखिए हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, किसके, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि सोडियम एसिटेट के 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल के 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एथेन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। देखिए डायरेक्ट रिएक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमने सोडियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, और ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, उसका आइडिया कैसे लगाएंगे। देखिए इस तरह से कट लगाइए इसमें, तो ये आपस में अटैच हो जाते हैं, ये हो गया मेन प्रोडक्ट, क्या, CH3 ये CO2 के मॉलिक्यूल अलग से रिलीज हो गया, यानी 2 CO2, और ये Na आयन वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ से कट लगाइए, NaOH के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है, 2 NaOH का, और ये H2 एटम आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो ये आइडिया है कि कैसे हम कंप्लीट रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें और क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बने, उनका आइडिया कैसे लगाएं, ठीक है। बाकी इसकी मैकेनिज्म अलग होती है। मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स का आइडिया लेके चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, यानी कि देखिए इसको इस तरह से समझिए, एक बीकर में हमने वाटर में क्या घोल दिया है, सोडियम साल्ट घोल दिया है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम सोडियम एसीटेट का, वाटर में घोल दिया है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हमने मेटल के, और उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से जोड़ दिया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो जब इस सोडियम साल्ट है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स का आइडिया लेके चल रहे हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल किसके लेंगे, सोडियम एसीटेट के। तो इसका आयोनाइजेशन किस में होगा, एसीटेट आयन प्लस Na प्लस आयन। एसीटेट 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 2 एसीटेट आयन और 2 Na प्लस आयन, और साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर के लेते हैं तो 2H प्लस और 2OH माइनस, इसका आयोनाइजेशन इस तरह से होगा। अभी क्या होगा, इसको एनोड मानते हैं और ये क्या है, कैथोड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान में रखनी है। तो एनोड पर जब रिएक्शन होगी एट एनोड, तो कौन जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास कौन जाएगा, एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन जाते हैं। और यहाँ देखिए एसीटेट आयन जब एनोड के पास जाते हैं तो एसीटेट आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 3 लोन पेयर दिख रहे हैं। 2 तो होते ही हैं ऑक्सीजन के ऊपर, 2 लोन पेयर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा होने की वजह से ही ये नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये 2 लोन पेयर को आप इग्नोर करिए, और देखिए जब यहाँ से 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, पेयर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, और
2 एसीटेट आयन लिए हैं तो दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? दोनों अलग अलग एसीटेट आयन्स के हैं। एक ही एसीटेट आयन में से दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले हैं, क्योंकि 2 एसीटेट आयन लिए हैं तो ये अलग अलग एसीटेट आयन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये क्या कहलाया? फ्री रेडिकल कहलाया। यानी कि 2 मॉलिक्यूल किसके हमें ऑब्टेन होते हैं? फ्री रेडिकल के। ठीक है, अब जब फ्री रेडिकल बन ही जाता है तो कंप्लीट रिडक्शन जब तक नहीं हो जाती तब तक वो स्टेबल नहीं होता। फ्री रेडिकल रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये फ्री रेडिकल बना तो ये स्टेबल होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड, इसका फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस कार्बन का, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। तो जैसे इस कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन आता है, इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड में से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। ये ऑक्सीजन अपने इस फ्री रेडिकल वाले इलेक्ट्रॉन को इसके साथ देता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, यानी कि बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? CO2 का। और CH3 के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो मेथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। 2 मॉलिक्यूल हैं फ्री रेडिकल के, तो कितने मेथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है? 2। और CO2 के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 CO2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब देखिए, ये दोनों ही मेथिल फ्री रेडिकल आपस में अटैच हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? एथेन का फॉर्मेशन करते हैं। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो कैथोड पर H+ आयन जाते हैं, मिनिमम 2 H+ आयन जाते हैं और वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करके H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस हैं। एग्जाम में या तो डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं कि एनोड पर कौन सी रिएक्शंस हुई वो शो कीजिए, या फिर कंप्लीट कॉलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन कीजिए, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसके बाद है स्मिथ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, ये नया कंपाउंड आप देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो। N3H क्या कहलाता है? हाइड्रोजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with hydrozoic acids to give primary alkane amine having 1 carbon atom less than the alkanoic acids। alkanoic acids में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन का प्राइमरी एमीन्स हमें ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट के रूप में। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, N3H है, तो N3H में से एक N2 रिलीज होती है। जैसे ही N2 यहाँ से बाहर निकली तो यहाँ क्या बचा? NH बचा। NH और एक हाइड्रोजन ये हो गया NH2। यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो गई। देखिए, CO2 बाहर निकली, ये हाइड्रोजन यहाँ बचे हुए NH के साथ रिएक्ट करके NH2 का फॉर्मेशन करता है और वो NH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। देखिए प्रोडक्ट का कैसे आइडिया लगा रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, प्रोडक्ट का आइडिया कैसे लगाएंगे कि यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुई, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 जब बाहर निकल जाती है, यानी कि बनने वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एक कम कार्बन का बनेगा जब CO2 गैस रिलीज हो गई। तो CO2 बाहर निकली, H और यहाँ से N2 गैस रिलीज हुई, तो यहाँ क्या बचा? NH और यहाँ क्या बचा? H। ये NH और H आपस में जुड़ के NH2 बना लेते हैं। ये NH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन है स्मिथ रिएक्शन। थर्ड टाइप है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ये COH बॉन्ड है इसका क्लीवेज होता है, ऐसी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। पहली है रिएक्शन विद PCl5 और PCl3 और SOCl2। देखिए जैसे अल्कोहल में पढ़े थे ये तीनों के साथ जो रिएक्शन पड़ी थी, सेम वैसी ही कुछ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी साथ होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो OH ग्रुप होता है उसके ऑक्सीजन के नीचे PCl5 का P रखते हैं और P के नीचे 3Cl रख देते हैं। बाकी के जो बचे हुए Cl हैं साइड में रखते हैं और एक कट इधर लगाया, तो इधर जो बना वो मेन प्रोडक्ट है RCOCl। RCOCl ये मेन प्रोडक्ट है और ये बाई प्रोडक्ट है POCl3 और HCl क्या है? बाई प्रोडक्ट है। सेम वैसा ही तरीका है जैसे अल्कोहल में हम देखते हैं। PCl5 होता है तो मैंने समझाया था कि PCl
5 में तो एक मॉलिक्यूल एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, और जब PCl3 होते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल जो भी लेंगे उसके 3 मॉलिक्यूल PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक कट लगाते हैं। PCl3 के साथ जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के OH इस P के साथ अटैच हो जाते हैं और ये Cl इस कार्बन के साथ अटैच होता है। तो क्या बना, RCOCl मेन प्रोडक्ट, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्केनॉइल क्लोराइड के ऑब्टेन होते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, H3PO3। और ऐसे ही थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के नीचे थायोनिल क्लोराइड के सल्फ़र को रखते हैं। सल्फ़र के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा रहता है वो इसके नीचे होगा, और दोनों Cl साइड में रखते हैं। तो इस तरफ जो कट लगाया ये मेन प्रोडक्ट है RCOCl एल्केनॉइल क्लोराइड, बीच में SO2 बाई प्रोडक्ट, और इधर HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता है। तो ये रिएक्शन तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ऐसी एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन पहले भी देख चुके हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ये विशेष बात ध्यान रखना, ऐसा लग रहा है कि जैसे बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ ऐसे लग रहा है कि अल्कोहल से H रिमूव हो रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, जबकि एसिड तो ये होता है, और ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह की होती है कि इसका H रिमूव होता है और इसका OH। यहाँ हमें मैकेनिज्म तो देखनी नहीं है, इसीलिए ये आइडिया ही लगाना है। और इस कैटेगरी में इसीलिए ये रिएक्शन आई है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यहाँ से रिमूव होता है और अल्कोहल का H रिमूव होता है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी एस्टरिफिकेशन। बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एल्केनोइक एनहाइड्राइड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गिविंग एसिड एनहाइड्राइड। देखिए एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का या एसिटिक एसिड का OH ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन OH बॉन्ड का हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करो और दोनों ग्रुप्स आपस में जोड़ दो। यहाँ से OH निकला है तो इसका ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गया। बस ये जोड़ना है आपको। यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल आप रिलीज कर देते हो तो यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा है इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जोड़ना है। ये जो ऑक्सीजन है इससे ये कार्बन आकर जुड़ा है। यहाँ इससे जो OH जुड़ा हुआ था इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और ये जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये थी COH बॉन्ड की क्लीवेज के कारण रिएक्शंस। और भी रिएक्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।